11 जून 1962, अल्काट्राज प्रिजन, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। चारों तरफ बर्फ सा ठंडा समंदर, रिहायशी इलाकों से बेहद दूर, और अपने समय का अमेरिका का सबसे सख्त और सुरक्षित जेल। एक ऐसा जेल जिसके बारे में अथॉरिटीज़ का दावा था कि इस जगह से भाग निकलना नामुमकिन है और यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 11 जून की उसी रात इस अटूट कैद खाने का पूरा सच मिट्टी में मिल गया। जो नामुमकिन माना जाता था वो 3 कैदियों ने मुमकिन कर दिखाया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक ऐसी हकीकत है जो पिछले 6 दशकों से आज भी दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे रहस्यमयी प्रिजन ब्रेक मिस्ट्री बनी हुई है। एक ऐसा मामला जिसके सबूत ढूंढते ढूंढते खुद FBI को पूरे 17 साल लग गए, फिर भी आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि उन तीनों कैदियों ने उस रात सच में समंदर में दम तोड़ा था या वो दुनिया को चकमा देकर कहीं आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की नहीं, यह दिमाग, सब्र, इंजीनियरिंग और परफेक्ट टाइम के इस्तेमाल की कहानी है। एक ऐसी दास्तां जिसके हर मोड़ पर ऐसे ट्विस्ट है जो आपको मजबूर कर देंगे सोचने पर कि आखिर एक जेल के अंदर से कोई इंसान इतनी नामुमकिन लगने वाली प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचा कैसे सकता है। वो रात जब अमेरिका का सबसे सुरक्षित जेल इतिहास की सबसे बड़ी बेइज्जती बन गया। तो आइए शुरू करते हैं द मिस्ट्री ऑफ अल्काट्राज प्रिजन ब्रेक 1962। सबसे पहले गौर करते हैं अल्काट्राज के छोटे से इतिहास पर। करीब 1934 में US फेडरल गवर्नमेंट ने इसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन के रूप में खोला। उस वक्त यह कोई आम जेल नहीं थी, यह अमेरिका की सबसे सख्त, सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी जिसे द रॉक कहा जाता था। यहाँ उन कैदियों को लाया जाता था जो बाकी जेलों से बार बार भाग चुके थे, जिन्हें संभालना मुश्किल था और जिनसे सरकार खुद परेशान हो चुकी थी। अल्काट्राज के पूरे इतिहास में ऑफिशियली 14 एस्केप अटेम्प्ट्स हुए, जिनमें कुल 36 कैदी शामिल थे। इन्हीं में से 23 कैदी पकड़े गए, 6 मारे गए, 2 बॉडीज बरामद हुई और 5 आज भी समंदर में डूबे हुए माने जाते हैं। 1962 का एस्केप इन्हीं 5 में से सबसे मशहूर है। इस जेल का पूरा डिज़ाइन ऐसा था कि अगर कोई दीवार पार भी कर ले तो ठंडा पानी और तेज़ लहरें उसे कुछ ही देर में ख़त्म कर सकती थी। लेकिन 1960 से 1961 के बीच इसी जेल में 3 शख्स एंट्री करते हैं, जिनके नाम थे फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। वो 3 नाम जिन्होंने 11 जून 1962 की उस रात अल्काट्राज का पूरा इतिहास बदल दिया। अल्काट्राज पहुंचने से पहले ये तीनों कोई आम अपराधी नहीं थे। वाशिंगटन DC में पैदा हुआ फ्रैंक मॉरिस बचपन से ही फॉस्टर होम्स और करेक्शन स्कूल्स में घूमता रहा। इसकी क्रिमिनल लाइफ बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। आर्म रॉबरी, हाउस ब्रेक-इन्स और कई बार पुलिस से बचकर भाग निकलने की घटनाओं ने फ्रैंक को देश भर के लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक खतरा बना दिया था। फ्रैंक के इंटेलिजेंस का लेवल इतना ज़्यादा था कि उसके ऑफिशियल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में दर्ज था कि उसका IQ करीब 133 के आसपास था। और सबसे खतरनाक बात ये कि ये इससे पहले भी एक हाई सिक्योरिटी जेल से भाग चुका था। सरकार के लिए फ्रैंक कोई आम कैदी नहीं था, ये एक ऐसा शख्स था जो प्लानिंग, पेशेंस और सही मौके की ताकत को समझता था। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन ये दोनों भाई थे जो फ्लोरिडा के रहने वाले थे। बचपन में इनका पूरा परिवार मौसमी खेती के कामों के लिए नॉर्थ तक जाता था और वही ये दोनों भाई बर्फीले पानी में तैरना सीख गए थे। परिवार और दोस्तों के मुताबिक ये लोग जमती हुई बर्फ में भी आराम से उतर जाते थे। आगे चलकर दोनों ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और बैंक रॉबरी के केस में पकड़े गए। उन्होंने एक बार एक टॉय गन के सहारे एक बैंक भी लूटी थी और कई बार जेल से भागने की कोशिश भी कर चुके थे। और इन्हीं कोशिशों की वजह से अथॉरिटीज़ ने यह तय किया कि अब इन भाइयों को ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ से भागना नामुमकिन हो। जॉन एंगलिन को अक्टूबर 1960 में अल्काट्राज भेजा गया, क्लैरेंस एंगलिन को जनवरी 1961 में और फ्रैंक मॉरिस जनवरी 1960 में यहाँ आया था। अल्काट्राज में आने के बाद शुरुआत में ये तीनों अलग अलग ब्लॉक्स में थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इनकी मुलाकातें जेल यार्ड और खाने की जगहों पर होने लगी। अल्काट्राज में हर कैदी पर सख्त नज़र रखी जाती थी, हर कदम पर निगरानी थी और कैदियों की एक दूसरे से बातचीत भी बहुत लिमिटेड रहती थी। लेकिन फ्रैंक मॉरिस दूसरों से अलग था। ये शांत और हर चीज़ को डिटेल से समझने वाला इंसान था। फ्रैंक की आंखें हर छोटी छोटी बात पर टिक जाती थी। वो हमेशा चुपचाप आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश में रहता था। कौन सा गार्ड कब कहाँ घूमता है,
कौन सा दरवाज़ा कब खुलता है और कौन सी जगह सबसे कम निगरानी में रहती है। फ्रैंक ये समझ चुका था कि बाहर से ये जेल भले ही बेजोड़ लगती थी, लेकिन अंदर से इसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। दूसरी तरफ एंगलिन ब्रदर्स फ्रैंक के बर्ताव और तरीके को ध्यान से समझने लगे थे। धीरे धीरे इन तीनों के बीच भरोसा बनने लगा और कुछ समय बाद इन्हें लगा कि शायद ये साथ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद इन्हें एक ही जगह बी ब्लॉक में एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक वाले सेल्स में रख दिया गया। ये फैसला अल्काट्राज एडमिनिस्ट्रेशन ने इसलिए लिया था क्योंकि ये तीनों पहले ही कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे और इसी वजह से जेल का सिस्टम इन्हें ज़्यादा सख्त निगरानी में रखना चाहता था। लेकिन यही फैसला इनकी किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक वाले सेल में होने की वजह से ये बिना शक पैदा किए ही हल्की आवाज़ में आपस में बात कर सकते थे, इशारों में बातें समझ सकते थे और धीरे धीरे अपने प्लान को तैयार कर सकते थे। बी ब्लॉक के पीछे लगभग 3 फीट चौड़ा एक यूटिलिटी कॉरिडोर था, जिसे पहले मेंटेनेंस वर्कर्स इस्तेमाल करते थे। यह जगह आम कैदियों की पहुंच से पूरी तरह बाहर थी और गार्ड्स भी इस हिस्से पर बहुत कम ध्यान देते थे। फ्रैंक ने अपने सेल में लगे एयर वेंट के आसपास की दीवार को गौर से देखा। नमी और खारे पानी की वजह से वहां का सीमेंट कमज़ोर पड़ चुका था। फ्रैंक को समझ आया कि अगर इसी एयर वेंट के चारों तरफ के कमज़ोर सीमेंट को धीरे धीरे खुरेचा जाए तो सेल के अंदर से सीधे उस खाली यूटिलिटी कॉरिडोर तक पहुंचा जा सकता है। फ्रैंक ने जॉन और क्लैरेंस को भी अपने अपने वेंट्स चेक करने को कहा और तीनों को यकीन हो गया कि यही बाहर निकलने का पहला रास्ता हो सकता है। अब सवाल था, ये काम होगा कैसे? हर रात जब जेल में सब कुछ शांत हो जाता था, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स अपने अपने सेल के पीछे की दीवार पर काम शुरू करते थे। तीनों के पास कोई बड़ा औजार नहीं था। मेस हॉल से चुराए हुए चम्मच, जेल के वर्कशॉप से चुपके से लाए हुए कुछ छोटे मेटल के टूल्स और सफाई के काम में इस्तेमाल होने वाले एक पुराने वैक्यूम क्लीनर की एक मोटर, यही चीज़ें आगे चलकर इनका सबसे बड़ा हथियार बनी। उस वैक्यूम मोटर का इस्तेमाल करके इन्होंने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक ड्रिल तैयार किया था। देखने में यह कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा मोटर और कुछ वायर्स, लेकिन इसी मोटर से वेंट के आसपास के सीमेंट और लोहे को धीरे धीरे ढीला किया जा सकता था। चम्मच और बाकी चीज़ें जहाँ सीमेंट खुरेचने के काम आती थी, वही ये छोटा ड्रिल उन जगहों पर इस्तेमाल होता था जहाँ हाथ और चम्मच पहुँच नहीं सकते थे। लेकिन असली मुश्किल सिर्फ दीवार की मजबूती नहीं थी, सबसे बड़ा खतरा था आवाज़। ड्रिल की ज़रा सी गलत आवाज़ भी अगर बाहर चली जाती तो गार्ड को एक पल में शक हो सकता था और पूरा प्लान वही खत्म हो जाता। इसलिए उस ड्रिल को कभी भी खामोशी में इस्तेमाल नहीं किया गया। फ्रैंक ने कई हफ्तों तक अल्काट्राज की दिन रात की धड़कन को समझा था। किस वक्त गार्ड किस जगह से गुजरता है, कब ब्लॉक में हलचल बढ़ती है और कब जेल के अंदर इतना शोर होता है कि कोई भी बाहरी आवाज़ उसमें दब जाए। ड्रिल सिर्फ उन्हीं पलों में इस्तेमाल किया जाता था जब दूसरे शोर उसे ढक सकते थे। म्यूजिक आस में जब इंस्ट्रूमेंट बजते थे, लाउडस्पीकर्स के अनाउंसमेंट्स के दौरान, लॉन्ड्री और वर्कशॉप की मशीन्स की गड़गड़ाहट में, या उस समय जब गार्ड्स दूसरे ब्लॉक में निगरानी पर होते थे। अब अगला बड़ा सवाल सामने था, बिना किसी गार्ड को शक हुए इतना सामान सेल तक आया कैसे? अल्काट्राज में एक चम्मच भी गायब हो जाए तो उसकी इंक्वायरी होती थी, लेकिन फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस के पास समय भी था और दिमाग भी। इन्होंने कभी भी कोई चीज़ एक साथ या ज़्यादा तौर पर नहीं उठाई। हर चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग दिनों में और अलग अलग जगहों से लाई गई। कभी कोई छोटा मेटल का टुकड़ा जूते के अंदर छुपाकर, कभी एक चम्मच कपड़ों के अंदर बांधकर, और कभी कोई टूटा हुआ ब्लेड किताबों या कपड़ों के बीच दबाकर सेल तक लाया जाता था। इस समय तक उनके साथ एक चौथा कैदी भी जुड़ चुका था, जिसका नाम था एलन वेस्ट। वेस्ट लो प्रोफाइल रहता था। वो किसी से भी बहस नहीं करता था, किसी ग्रुप में ज़्यादा शामिल नहीं होता था और उसके एटीट्यूड में कभी भी कोई अचानक बदलाव नहीं दिखा। वेस्ट ही वो इंसान था जो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके धीरे धीरे फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स तक पहुंचाता था। गार्ड्स के लिए यह सब बस रोज़मर्रा की हलचल थी। दिन के समय इन चारों के पास सबसे बड़ा हथियार था नॉर्मल दिखना। अल्काट्राज में गार्ड्स सिर्फ बंदूक से ही नहीं बल्कि आंखों से भी पहरा देते थे। किसी भी कैदी के बर्ताव में ज़रा सा भी बदलाव उन्हें तुरंत शक में डाल सकता था। इसलिए फ्रैंक, जॉन, क्लैरेंस और एलन वेस्ट, इन चारों ने कभी भी अपने रूटीन में ज़रा सी भी गड़बड़ी नहीं आने दी। यार्ड में बाकी कैदियों की तरह ही नजर आती। धीरे धीरे टहलना, धूप में बैठना, चेस खेलना, किताबें पढ़ना और दिन भर बिल्कुल चुप रहना। ना ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराहट, ना बेवजह का गुस्सा,
ना किसी से उलझना और ना कभी कोई चालाकी दिखाना। गार्ड की नज़र में यह बस 4 शांत और सीधे साधे कैदी थे। फ्रैंक अक्सर चुपचाप बैठकर सामने खाली दीवार को देखता रहता, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ इंसान। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी खामोश नज़र में अल्काट्राज का पूरा नक्शा बन रहा था। हफ्तों की स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग और इंतजार के बाद वो पल आखिर आ ही गया जब पहली बार दीवार ने हार माननी शुरू की। एक रात जब बाकी सभी कैदी गहरी नींद में थे और दूर से सिर्फ समंदर की लहरों की हल्की आवाज आ रही थी, फ्रैंक ने वेंट के आसपास का सीमेंट हाथ से दबाकर देखा। जहां पहले दीवार पत्थर की तरह सख्त लगती थी, अब वो जगह अंदर से खोखली महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे सीमेंट का आखिरी पतला हिस्सा उंगलियों से तोड़ा और पहली बार उस छोटे वेंट के पार हवा का ठंडा झोंका उसके हाथ से टकराया। उस जगह में अब एक इंसान अपनी उंगलियां घुसा सकता था। अगली रात जॉन और क्लैरेंस भी अपने अपने सेल में इस पड़ाव को हासिल कर चुके थे। वेस्ट अब भी पीछे था। उसकी दीवार सबसे मजबूत थी, लेकिन प्लान में उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। दीवार में पहली दरार बनने के बाद अब अगला कदम था उसके पीछे की जगह को समझना। फ्रैंक जानता था कि अगर उस छेद के पार सच में कोई रास्ता है तो उसे देखे बिना आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी। कहा जाता है कि एक रात जब सारे सेल्स की लाइटें बंद हो चुकी थी और गार्ड्स के राउंड का वक्त अभी दूर था, फ्रैंक ने उस छेद को धीरे धीरे थोड़ा और चौड़ा किया। उस खाली जगह से आती मेटल की हल्की गूंज और ठंडी हवा ने यह साफ कर दिया कि वहाँ एक लंबा बंद पड़ा सर्विस कॉरिडोर था। शायद वही जगह जहाँ मेंटेनेंस वर्कर्स सालों पहले आया करते होंगे। अब पहली बार इन चारों को यकीन हुआ कि पीछे सिर्फ दीवार नहीं बल्कि आज़ादी की उम्मीद छुपी है। लेकिन वो छेद इतना छोटा था कि अभी कोई इंसान वहाँ से निकल नहीं सकता था। इसलिए अगले कई दिनों तक उनका सिर्फ एक ही काम था, इस छेद को इतना बड़ा बनाना कि एक इंसान उसमें से रेंग कर निकल सके। कई दिनों तक उस सुराख को धीरे धीरे बड़ा करने के बाद आखिरकार वो रात आई जब पहली बार कोई इंसान उस जगह से निकल सकता था। उस रात फ्रैंक मॉरिस ने सबसे पहले कोशिश की। फ्रैंक ने उस छेद में सावधानी से अपना सिर आगे बढ़ाया। दीवार के उस पार बिल्कुल काला अंधेरा था। फिर फ्रैंक धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार के पीछे मौजूद उस 3 फीट चौड़े सर्विस कॉरिडोर में पहुंच गया। वो कॉरिडोर अंधेरी, धूल, मकड़ी के जालों और जंग लगे लोहे से भरा हुआ था। सालों से वहां कोई इंसान नहीं गया था। हर कदम पर लोहे की खाली आवाज गूंजती रहती। फ्रैंक ने कॉरिडोर को समझने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जाता है कि उसने हाथों से महसूस करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया होगा। पाइप्स, ठंडी नम दीवारें और दूर तक जाता खाली रास्ता। कुछ मिनट बाद फ्रैंक वापस अपने सेल में लौटा। अब जब यह तय हो चुका था कि कॉरिडोर आगे तक फैला है, तो अगला काम था यह समझना कि वो कहाँ तक जाता है और बाहर निकलने का असली रास्ता कौन सा हो सकता है। कुछ दिनों तक मौका मिलने पर फ्रैंक कॉरिडोर के अंदर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा और उस रास्ते की बनावट को समझने की कोशिश करता रहा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें कॉरिडोर के आखिर में ऊपर की ओर जाती हुई एक वेंटिलेशन शाफ्ट मिली। उसके ऊपर एक पुरानी लोहे की जाली लगी थी, जिसे जंग लगी कीलें कसकर पकड़े हुई थी। यही जाली इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि शाफ्ट इतनी पतली थी कि उसमें सिर्फ एक इंसान ही रेंगकर ऊपर जा सकता था और जाली हटाए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। इस काम के लिए भी वही औजार इस्तेमाल होने थे जिन्हें इन्होंने दीवार के लिए बनाया था। चम्मच, छोटे ब्लेड और वैक्यूम मोटर से बनाया गया एक छोटा इलेक्ट्रिक ड्रिल। अब वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचने और जाली पर काम शुरू करने के लिए उन्हें एक साफ और सोच समझकर बनाए गए प्लान की ज़रूरत थी। फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स बारी बारी से कॉरिडोर में जाकर जाली पर काम करते थे, जबकि एलन वेस्ट सेल में रहकर औजारों को ठीक करना, नया सामान जुटाना और ब्लॉक में कब सबसे ज़्यादा शोर होता है ये समझकर सही समय बताने जैसा काम संभालता था। जाली पर काम शुरू करना आसान नहीं था। शाफ्ट के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो पूरी तरह धूल और जंग से भरी हुई थी और ऊपर की जाली इतनी कसी हुई थी कि उसे खुरचने की हल्की सी आवाज़ भी आसानी से वहाँ गूंज सकती थी। इसलिए ये काम भी सिर्फ उन्हीं पलों में किया जाता था जब ब्लॉक के अंदर शोर सबसे ज़्यादा रहता। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर सेल की दीवार पर इतना बड़ा छेद था तो गार्ड को यह कभी दिखा कैसे नहीं। असल में हर रात काम खत्म होने के बाद वेंट वाली जगह पर एक नकली कवर लगा दिया जाता था। इन्होंने पतले कार्डबोर्ड और कागज़ को मिलाकर नकली वेंट बनाया था, जिसे पेंट से बिल्कुल असली वेंट जैसा रंग दिया था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल असली दिखता था, जैसे दीवार का ही हिस्सा हो।
गार्ड की रूटीन चेकिंग बस सेल के बाहर से टॉर्च की रोशनी डालकर होती थी। अंदर आकर कुछ छूकर देखने का कोई नियम नहीं था। सेल की पीछे वाली दीवार वैसे भी कम रोशनी वाले हिस्से में थी, इसलिए वो जगह किसी की नज़र में नहीं आती थी। हर रात सिर्फ कुछ मिनट काम करने के बाद ये लोग छेद को उसी बनावटी कवर से ढक देते, औजार वापस छुपा देते और सेल बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगता। इसी तरह काम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ हफ्तों बाद जाली की कीलें हल्की सी हिलने लगी। ये सबसे बड़ा इशारा था कि अब वो अपनी जगह से कमज़ोर होने लगी थी। वेस्ट की दीवार अब भी बाकी तीनों से ज़्यादा मजबूत थी और उसका काम सबसे धीमी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन प्लान अब भी चारों का था। अब काम बढ़ चुका था, लेकिन अल्कट्राज में रात के समय कई बार कैदियों की गिनती होती थी। कई बार गार्ड्स सेल के सामने से गुजरकर टॉर्च की रोशनी सीधे कैदी के चेहरे पर डालते थे, बस ये देखने के लिए कि वो अपनी जगह पर है या नहीं। इसलिए अब सबसे ज़रूरी था एक ऐसा तरीका जिससे गार्ड्स को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है और सारे कैदी अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। यही से शुरुआत होती है डमी हेड्स बनाने की। इन चारों ने सबसे पहले बार्बर शॉप से गिरे हुए असली बाल इकट्ठा किए। फिर वेस्ट ने लॉन्ड्री रूम से चुराए हुए पुराने सोप, टूथपेस्ट पाउडर, कंक्रीट डस्ट और टॉयलेट पेपर को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया। उसी से इन्होंने एक इंसानी सिर का ढांचा तैयार किया। आगे चेहरा बनाने के लिए रंग की जगह पेंटेड फ्लेश टोन, सोप डस्ट और पेपर का इस्तेमाल किया गया। बनावटी सिर पर बाल चिपका दिए गए जिससे वो रात में एकदम असली लगे। डमी हेड्स को इस तरह तैयार किया गया कि अंधेरे और कुछ फीट की दूरी से टॉर्च की लाइट पड़ने पर गार्ड को लगे कि कैदी गहरी नींद में है। सिर को हल्का तिरछा रखा जाता था और बिस्तर के अंदर कपड़े भरकर बॉडी का शेप बनाया जाता था। अब हर रात असली कैदी कॉरिडोर में काम करता और बिस्तर पर डमी हेड्स सोता हुआ दिखता। डमी हेड्स तैयार होने के बाद अब इन चारों के सामने अगला बड़ा सवाल था, अगर ये लोग दीवार और जाली को पार भी कर ले तो अल्कट्राज से बाहर कैसे निकलेंगे। जेल के चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा समंदर था जिसकी लहरों में कोई भी इंसान कुछ ही मिनट में बेहोश हो सकता था। इसलिए अब प्लान का सबसे ज़रूरी हिस्सा शुरू हुआ, पानी में जिंदा रहने का तरीका खोजना। इसी बीच फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स ने एक और बात पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि लॉन्ड्री और स्टोर रूम में कई पुराने रेनकोट्स पड़े हुए थे और कई इतने ख़राब हालत में थे कि कोई उन पर ध्यान भी नहीं देता था। आइडिया साफ था, अगर इन रेनकोट्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनसे लाइफ जैकेट्स बनाई जा सकती थी और अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो एक छोटी राफ्ट भी तैयार की जा सकती थी। इन लोगों ने चुपचाप जेल के 50 से भी ज़्यादा रेनकोट्स इकट्ठा किए और उन्हें सिलाई और ग्लू की मदद से आपस में जोड़कर लाइफ जैकेट्स और एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट तैयार की। इन रेनकोट्स की सिलाई को हीट और लिक्विड प्लास्टिक से सील किया गया, जैसा कि बाद की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स में दर्ज है। राफ्ट का बेसिक डिज़ाइन एक पॉपुलर मैकेनिक्स मैगजीन में छपे लाइफ प्रिजर्वर आर्टिकल से लिया गया था। सारा सामान और औजार सेल ब्लॉक के ऊपर बनी अपर यूटिलिटी एरिया में छुपा कर रखा गया था, जो इमारत के अंदर छत के ठीक नीचे वाले हिस्से में था। वहीं पर राफ्ट और लाइफ जैकेट्स के हिस्से को धीरे धीरे इकट्ठा और असेंबल किया गया। गार्ड्स की निगरानी वहाँ कम थी, इसलिए बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स से उस जगह को छुपाया गया था। यह काम सबसे ज़्यादा जोखिम भरा था, क्योंकि अगर एक भी रेनकोट मिसिंग रिपोर्ट में आ जाता या कोई सिलाई का टुकड़ा सेल में मिल जाता तो प्लान उसी दिन खत्म हो जाता। हर रात राफ्ट और जैकेट का सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा था। अब रास्ता साफ दिखने लगा था। दीवार से कॉरिडोर, कॉरिडोर से शाफ्ट, शाफ्ट से छत और छत से पानी। अब सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। दीवारें इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि कोई इंसान आराम से रेंग कर अंदर जा सके। जाली की कीलें पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी। डमी हेड्स हर रात गार्ड्स को बेवकूफ़ बना रहे थे। राफ्ट और जैकेट का सामान भी काफ़ी हद तक इकट्ठा हो चुका था। अब बाकी था सबसे खतरनाक कदम, वेंटिलेशन शाफ्ट को पूरी तरह खोलकर ऊपर छत तक पहुंचना। 11 जून से कुछ रातें पहले जैसे ही ब्लॉक में लाइट्स बंद हुई, फ्रैंक सबसे पहले अपने सेल से रेंग कर पीछे यूटिलिटी कॉरिडोर में गया। कुछ पल बाद एंगलिन ब्रदर्स भी वहां पहुंच गए। आज का काम था जाली को आखिरी बार ढीला करके हटाना। उन्होंने चम्मच और मेटल के छोटे टुकड़ों से कीलों को ध्यान से दबाया और कुछ ही मिनटों में जाली अपनी जगह से निकल गई। अब पहली बार शाफ्ट के अंदर ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश शुरू हुई। अंदर की जगह इतनी पतली थी कि उसमें सिर्फ एक इंसान ही रेंग कर ऊपर जा सकता था और ऊपर तक पहुंचने में कई मिनट लगते थे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था।
हवा कम थी और दीवारों पर नमी और धूल चिपकी हुई थी। वही हाथों और पैरों से दीवार को धकेलते हुए फ्रैंक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। कुछ देर बाद फ्रैंक शाफ्ट के ऊपर तक पहुंच गया, जहां छत के नीचे एक लोहे का पैनल लगा था। वही पैनल छत तक जाने का रास्ता था। वापस नीचे लौटकर उसने बाकी तीनों को यह बताया। अब रास्ता खुल चुका था, बस छत पर पहुंचने का सही समय तय करना था, क्योंकि छत पर पहुंचते ही पूरे प्लान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा शुरू होने वाला था। 11 जून 1962 की रात अल्काट्राज़ शांत थी। समंदर की ठंडी हवा चट्टानों से टकराती हुई जेल की दीवारों में गूंज रही थी और पूरा सेल ब्लॉक अंधेरे में डूबा हुआ था। रात की आखिरी गिनती कुछ ही समय पहले पूरी हुई थी। गार्ड्स की कदमों की आवाज़ धीरे धीरे सेल से दूर चली गई और जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, तभी एस्केप प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। तीनों ने अपने वेंट कवर्स हटाए, रेंगते हुए यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंचे। इसी वक्त एलन वेस्ट अपनी दीवार का आखिरी हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दीवार अब भी काफ़ी मजबूत थी और वो उसे समय पर तोड़ नहीं पाया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह सेल से बाहर नहीं निकल सका और उसे पीछे छोड़ बाकी तीनों को कॉरिडोर से आगे बढ़ना पड़ा। तीनों वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर घुसे और चढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद ही वो शाफ्ट के ऊपर तक पहुंचे। छत के नीचे का मेटल पैनल हटाया गया और पहली बार इन तीनों ने अल्काट्राज़ की छत पर कदम रखा। छत पर विजिबिलिटी कम थी। सर्चलाइट से मेन यार्ड और आउटर फेंस पर घूम रही थी, इसलिए छत का ये हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ था। तीनों नीचे झुककर रेंगते हुए छत के उस किनारे तक पहुंचे जहां लंबी ड्रेनेज पाइप ग्राउंड तक जाती थी। उसी पाइप से नीचे उतरकर वो नॉर्थ साइड की ओर बढ़े, जहां फेंसिंग नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और लहरों का आवाज़ था। नीचे ज़मीन पर पहुंचकर उन्होंने राफ्ट और लाइफ जैकेट्स बाहर निकाली। समंदर की ठंडी हवा, खारा पानी और रात का गहरा काला अंधेरा, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। इसके बाद तीनों समंदर की तरफ बढ़े और इसके आगे क्या हुआ ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। अगले दिन यानी 12 जून 1962 की सुबह अल्काट्राज़ में रोज़ की तरह वेकअप बेल बजी और गार्ड्स ने बेड चेकिंग शुरू की। जब गार्ड क्लेरेंस एंगलिन के सेल के पास पहुंचा और उसने टॉर्च की रोशनी बिस्तर पर डाली तो उसे लगा कि कैदी सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर पड़े चेहरे को हल्का सा धक्का दिया तो तकिए पर रखा नकली सर जमीन पर गिर गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसने तुरंत अलार्म स्विच दबाया। सेल ब्लॉक के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और पूरी जेल तुरंत लॉकडाउन पर चली गई। कुछ ही मिनटों में बाकी सेल्स की चेकिंग की गई, जहां फ्रैंक मॉरिस और जॉन एंगलिन के सेल में भी डमी हेड्स मिले। तीनों कैदी गायब थे। अल्काट्राज़ का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हिल चुका था। लॉकडाउन शुरू होते ही सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया, पूरा ब्लॉक आइसोलेट किया गया और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्च टीम ने वेंट के चारों तरफ टूटा हुआ कंक्रीट और पीछे की तरफ एक यूटिलिटी कॉरिडोर देखा, जो वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते सीधे छत तक जाता था। ऑफिसर शाफ्ट के ऊपर तक पहुंचे तो छत का लोहे का पैनल खुला हुआ मिला। इससे यह साबित हो गया कि कैदी इसी रास्ते से भागे थे। इसी बीच प्रिजन वार्डन और ऑफिशियल्स ने यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि यह सिर्फ एस्केप अटेम्प्ट नहीं बल्कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है और तुरंत फेडरल हेल्प की ज़रूरत है। कुछ ही घंटों में FBI अल्काट्राज़ पहुंची, क्योंकि अल्काट्राज़ एक फेडरल प्रिजन था और फेडरल एस्केप केसेस में इन्वेस्टिगेशन FBI के हाथ में आती है। FBI ने जांच शुरू की। वर्कशॉप और स्टोरेज रूम की तलाशी में FBI को ऐसी चीज़ें मिली जिनसे पूरी प्लानिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। प्लाईवुड से बना पैडल, कई रेनकोट शीट्स जिनसे लाइफ जैकेट्स और राफ्ट तैयार की गई थी, एक अधूरी राफ्ट और वेस्ट के सेल से एक एक्स्ट्रा डमी हेड। इन सब ने पहली बार यह साबित किया कि यह कोई इम्पल्सिव या अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि लंबे समय तक प्लानिंग का नतीजा था। साथ ही ये भी साफ हो गया था कि प्लान 4 लोगों का था, लेकिन उस रात भागे सिर्फ 3 थे। इसके बाद एलन वेस्ट से पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि वही अकेला था जो भागने की रात अपने सेल के अंदर रह गया था। वेस्ट ने यह कबूल किया कि प्लान 4 लोगों का था और कई महीनों से चल रहा था, लेकिन वो अपनी दीवार का आखिरी हिस्सा समय पर नहीं तोड़ पाया और पीछे रह गया। वेस्ट ने इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी बताया कि प्लान के हिसाब से उनका पहला टारगेट एंजल आइलैंड था, क्योंकि वो अल्काट्राज़ के ठीक नॉर्थ में था और रात के समय वहाँ निगरानी बेहद कम रहती थी। इसकी जानकारी मिलते ही FBI और कोस्ट गार्ड ने अपना पूरा ऑपरेशन बे के उत्तरी किनारे और एंजल आइलैंड की तरफ मोड़ दिया। आसमान में हेलीकॉप्टर्स पानी के हर हिस्से पर नज़र रख रहे थे।
कोस्ट गार्ड की बोट्स लहरों के बीच चल रही थी और किनारे पर ऑफिसर्स रेत और चट्टान के हर हिस्से की तलाशी ले रहे थे। अब एल्कट्राज के अंदर ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। प्लान का ब्लूप्रिंट एफबीआई को साफ समझ में आ चुका था। एफबीआई और कोस्ट गार्ड ने बे के पानी और उसके आसपास के इलाकों की लगातार तलाशी शुरू कर दी। अगले 10 दिनों तक हेलीकॉप्टर ऊपर से चक्कर लगाते रहे, नावें पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और नॉर्थ साइड के पूरे किनारे पर ऑफिसर्स हर इंच की तलाशी लेते रहे। इसी दौरान कुछ चीजें मिली जिन्होंने ये साबित किया कि तीनों वाकई पानी तक पहुंच चुके थे। भागने के 2 दिन बाद एंजल आइलैंड के पास एक लकड़ी की पैडल तैरती मिली और वहीं पास एक वॉलेट भी बरामद हुआ जिसमें एंगलिन भाइयों से जुड़े नाम, पते और फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। कुछ दिनों बाद गोल्डन गेट के बाहर कॉन्क्रीट बीच के पास एक होममेड लाइफ वेस्ट मिली और इसके बाद एल्कट्राज के पास पानी में एक और लाइफ वेस्ट पाई गई, लेकिन राफ्ट, कपड़े या किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिला। इन सब के बावजूद बॉडीज या राफ्ट का न मिलना इन्वेस्टिगेशन की सबसे उलझी हुई बात बन गया, क्योंकि एविडेंस ये तो साबित कर रहा था कि तीनों पानी में उतरे थे, लेकिन वो जिंदा भाग निकले या पानी में डूब गए, इसका कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं था। एफबीआई ने इस मामले की जांच 1962 से 1979 तक की और अपने फाइंडिंग्स के आधार पर यह माना कि हो सकता है कि ये तीनों खारे पानी और तेज लहरों में डूब गए हो। 17 साल की जांच के बाद एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। इसके बाद यह केस यूएस मार्शल सर्विस को सौंप दिया गया और मार्शल्स ने इसे आज तक बंद नहीं किया है। कानून के हिसाब से ये तीनों तब तक वांटेड माने जाएंगे जब तक एक इंसान की उम्र की कानूनी सीमा पूरी नहीं हो जाती। 1962 के इस ब्रेकआउट ने एल्कट्राज की इमेज को गहरी चोट पहुंचाई। इसके साथ साल दर साल बढ़ते मेंटेनेंस खर्च, समुद्री हवा की वजह से दीवारों और प्लम्बिंग सिस्टम का लगातार खराब होना और सुरक्षा को बनाए रखने की महंगी लागत ने अथॉरिटीज पर भारी दबाव डाल दिया। आखिरकार 21 मार्च 1963 को यह फैसला लिया गया कि एल्कट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। एल्कट्राज की यह दास्तां आज भी दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन ब्रेक मिस्ट्री मानी जाती है। एफबीआई ने मान लिया कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ठंडे पानी में डूब गए, लेकिन दूसरी तरफ ना कोई बॉडी मिली, ना कोई पक्का सबूत और ना कोई ऐसा निशान जो उन तीनों की मौत को साबित कर सके। एक सच कहता है कि वो समंदर में खो गए और दूसरा सच कहता है कि शायद वो उस रात दुनिया को पीछे छोड़कर आज़ाद जिंदगी की तरफ निकल गए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है केपी और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगले केस में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।